एवरीवन, मैं सुचिका सिन्हा स्टडी विद सिन्हा चैनल में आपका स्वागत है। मैंने पहले 1 जनवरी 2022 का पेपर 1 और 1 जनवरी 2022 का पेपर 2 2022 का प्रीवियस ईयर करा चुकी हूँ। उसे ज़रूर देखें, उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आज हम 3 जनवरी 2022 का पेपर 2 जो कि इसमें 15 MCQ करा चुके हैं और आज फिर उसका रेस्ट जो बचा है 15 MCQ आज कराएंगे। हम लोग CDP क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि दो जो 1 जनवरी को हुआ था पेपर 1 और पेपर 2 दोनों करा लिए हैं। आज 3 जनवरी पेपर 2 का आधा पार्ट 1 करा चुके हैं, पार्ट 2 आज कराएंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन को किस तरह से इसे चूज करते हैं, छांटते हैं इसको कि इसका आंसर क्या होगा। इसे जब हम क्वेश्चन करा रहे हैं तो पॉज करके आप अब खुद से लगाएं और क्या आप सोच रहे हैं इसके बारे में सोचें कि मैंने क्या सोचा था, उसके बाद फिर क्वेश्चन देखें। ठीक है, चलिए आज 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक शिक्षक को निम्न में से क्या करने से बचना चाहिए। देखिए, ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर आप समझिए, बोल रहा है प्रतिभाशाली गॉड गिफ्टेड जो बच्चा होता है उसके सफल समावेशन के लिए, शिक्षा में सफल समावेशन के लिए एक टीचर को क्या करने से बचना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या नहीं करना चाहिए। अब ऑप्शन में आके देखते हैं। विविध दृष्टिकोणों को व्यक्त करने का मौका देना, ये तो सही है। विविध दृष्टिकोण का आप अवसर प्रदान कर रहे हैं जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ खोजना क्या है, मुझे बचना है, नेगेटिव खोजना चाहिए तो इसके लिए रॉन्ग हुआ। विद्यार्थियों को शैक्षणिक संवर्धक गतिविधियां प्रदान करना, आप एक्टिविटी करा रहे हैं तो बच्चा को तो विकास अच्छा होगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थी, कोई भी विद्यार्थी हो, गतिविधियां तो सबको कराना ही है, तो बचने वाला खोजना है तो ये तो पॉजिटिव हुआ, ये भी रॉन्ग होगा। शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम को लागू करना, यहाँ बाल केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित में होता है। शिक्षक जो होता है, जो पाठ्यक्रम अब बना हुआ है उसको, वो जो भी शिक्षण शास्त्र कुछ भी लाया पढ़ा रहा है, जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वो बच्चा को सिर्फ फॉलो करना, उसके नीड को नहीं देखा जाता है। तो ये क्या हो गया, रॉन्ग, जो कि रॉन्ग का साथ रॉन्ग ही जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। 4 नंबर देखिए कि विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार स्वतंत्र परियोजनाएं करने देना, हाँ बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 का 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक ऐसा तंत्र तैयार करने के लिए जो विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सम्मान दे, एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। इसमें देखिए, इस क्वेश्चन से सेंस कैसा निकला, पॉजिटिव। ऐसा तंत्र तैयार करने देना जो विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को सम्मान दे। ठीक है, सभी विद्यार्थियों के लिए मानकीकृत पाठचर्या का प्रयोग करना, मानकीकृत पाठचर्या में विभिन्नताओं को नहीं देखा जाता, फिक्स पाठचर्या बना दिया जाता है, नीड को नहीं देखा जाता, तो ये एक तो रॉन्ग हो गया। अधिगम गति और परिप्रेक्ष्यों में विविधता को स्वीकृति देना, बिल्कुल सही। विविधताओं को स्वीकृति देना, बिल्कुल सही, तो ये भी क्या हो जाएगा, सॉरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले यहाँ देखें, 1 नंबर देखें, ये तो गलत हुआ है ना, यहाँ पर पॉजिटिव खोजना है ना। अधिगम गति और परिप्रेक्ष्य में विविधता को स्वीकृति देना, ठीक है, ये सही लग रहा है। आगे देखते हैं क्या है सभी विद्यार्थियों से अधिगम के निम्न अपेक्षाएं करना, सभी विद्यार्थियों से, ठीक है, सभी विद्यार्थियों से अधिगम की निम्न अपेक्षाएं कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, है ना, वो उनका माइंड जो होता है क्रिएटिव होता है, उनसे निम्न अपेक्षाएं नहीं करेंगे, उनसे उच्च अपेक्षाएं करेंगे, है ना। बच्चे तो भिन्न भिन्न होते हैं,
सभी बच्चों से एक जैसा निम्न अपेक्षाएं नहीं करेंगे ना, उच्च अपेक्षाएं करेंगे, है ना, क्योंकि बच्चा की जो आईक्यू लेवल है वो तो बिल्कुल भिन्न भिन्न होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर है सिर्फ परीक्षा में उच्च अंक पाने वाले विद्यार्थियों से को पर ध्यान देना, तो ये भी गलत हो जाएगा। सिर्फ अंक को नहीं देखना है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि एक विद्यार्थी कक्षा में ध्यान नहीं दे पाता है, आसानी से दूसरी ओर आकर्षित हो जाता है, नियुक्त स्थान पर नहीं बैठ पाता है, बेचैन रहता है और वस्तुओं को खो देता है। यह गुण निम्नलिखित में से किसके संकेतक है? देखिए, ये पहले भी कराए हैं और आप इस क्वेश्चन को हमेशा समझें और आगे भी आएगी ही, तो समझे। यहाँ पर बच्चा जो है ना बेचैन रहता है, बैठ नहीं पाता है, वस्तुओं को खो देता है, हमेशा बेचैन रहता है। इसका क्या होता है? ADHD। ठीक है ना? क्या होता है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसका इसका ये हुआ अवधान होता है। यहाँ आवाज़ नहीं होगा, है ना? अवधान न्यूनता अति सक्रियता विकार। ओके, तो ये होगा ADHD, है ना? इसमें बच्चा शरीर भी अच्छे से समायोजन नहीं कर पाता, हाथ वगैरह हमेशा एक दूसरे मतलब हिलाते रहता है ना? ऐसा रहता है, बच्चा बेचैन रहता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1 नंबर। फिर दृश्य बाधिता, ये भी नहीं होगा। वाचन वैकल्प डिसलेक्सिया, ये भी नहीं होगा। लेखन वैकल्प डिस्ग्राफिया, जो कि लिखने में कठिनाई होती है, लिखा उसका जो राइटिंग होगा वो पता नहीं चलेगा कि क्या लिखा है, अगर लाइनिंग है तो यहाँ लिख रहा है, कभी यहाँ लिख रहा है, इस तरह करके। वाचन वैकल्प में वो पढ़ने में उसका दिक्कत होता है, वो आगे भी आएगी तो बताया जाएगा। इसका और सारा होता है जो कि बताया जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18 का 1 नंबर। आगे चलते हैं। 19 नंबर क्या है क्वेश्चन? देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन है कि श्रवण बाधित वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए, है ना? उस वक्त बोलने से बचना चाहिए जब विद्यार्थी उसका चेहरा ना देख पाए। बिल्कुल सही। क्यों? जब उसका प्रॉब्लम है वो सुन नहीं पाता है बच्चा, तो उसको बोलेंगे तो वो तो सुनेगा नहीं। जब उसको हम करके बताएंगे, कुछ एक्टिविटी कराएंगे, तो वो समझेगा कि कुछ तो बोल रहे हैं जो हमको मतलब बता रहे हैं। ठीक है, तो उस समय बोलेंगे जब वो हमको देख रहा है ना? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1 नंबर। दूसरा देखिए, सांकेतिक भाषा के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए। सांकेतिक भाषा जो आप हाथ से इस तरह से बता रहे हैं, आप हाथ को घुमा के कुछ भी लाने के लिए बोल रहे हैं जो कुछ, तो वो सांकेतिक भाषा हुई। उसको आप हतोत्साहित करेंगे तो फिर बच्चा को तो एक तो सुनता नहीं है, और ये भी नहीं करेंगे, सांकेतिक भाषा भी नहीं हम यूज करेंगे, तो फिर बच्चा क्या कर पाएगा? कुछ भी नहीं। तो क्या होगा? 2 भी गलत। सहायक तकनीकी प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से बचना, उसके लिए तो प्रौद्योगिकी का यूज करना ही है, सहायक तकनीकों का यूज करना ही है ना? जानकारी प्रतिक्रमण के लिए अतिरिक्त समय नहीं देना, ये भी गलत। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1 नंबर। नेक्स्ट है ऐसी गतिविधियों का चयन जिसमें अंतर्दृष्टि और अपसारी विविध प्रकार के उत्तर देने की संभावनाएं हैं, वे किससे सम्मिलित करती है? देखिए, यहाँ पर अपसारी चिंतन की बात हुई। अपसारी मीन्स बच्चा जो है केंद्र में नहीं, बहुत परिपेक्ष में अपना दिमाग, क्रिएटिव माइंड लगा सके, है ना? तो ये क्या होता है? रटकर याद करना, ये तो बिल्कुल गलत है, गलत सेंस निकलता है। अपसारी मीन्स होता है कुछ करना, क्रिएटिव करना, आप कुछ बताएं उसके ऊपर भी वो सोच पाए, तो क्या होगा? क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, कुंठा नहीं होगा। आगे ऑप्शन है
प्रतिस्पर्धा ये भी नहीं, कंपटीशन भी नहीं करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सृजनात्मकता। ओके, आगे। परीक्षा में कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों को, जो बच्चा कम अंक उसका आ रहा है, ठीक है, एग्ज़ाम दिया कम अंक आया, तो उस विद्यार्थी को क्या करना चाहिए? विशिष्ट विद्यालय में भेज देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आज मैंने समावेशी शिक्षा के बारे में पॉइंट बताए हैं, वो ज़रूर देखें, जो कि मेरा स्टडी विद सिन्हा चैनल पर दिया हुआ, उससे समझेंगे तो आप समावेशी शिक्षा को अच्छे से समझ पाए। विशिष्ट विद्यालय में भेज देना चाहिए, उसके बारे में भी बताया है। विशिष्ट विद्यालय में क्या होता है ना, बच्चे को अलग अलग जो डिसऑर्डर होते हैं उसके अनुसार से उसको अलग अलग स्कूल बनाया जाता है। बिल्कुल नहीं, इसमें बच्चा जो है अपने आप को हीन भावना समझने लगता है, ठीक है। केवल व्यावसायिक शिक्षा पाने के लिए मार्गदर्शन देना केवल कुछ भी सही नहीं होता है ना। सारे परिप्रेक्ष्य को देखेंगे ना। दंड देना, बिल्कुल आज की शिक्षा में दंड पुरस्कार को ध्यान नहीं रखा गया। उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सहायता देना है। ओके, 21 का 4 नंबर है ना। अजर्सन रीजन का क्वेश्चन देखिए, 1 मिनट देखते। इसका क्या है, कथन क्या है कि अर्थपूर्ण अधिगम के लिए नई विषय वस्तु को बच्चे के मौजूदा ज्ञान से जोड़ना जरूरी है। बिल्कुल सही। मौजूदा जो ज्ञान है, अर्थपूर्ण अधिगम के नई विषय वस्तु को बच्चे के मौजूदा ज्ञान से जोड़ना है। बिल्कुल, जो अभी बच्चा का ज्ञान है उसको अर्थपूर्ण अधिगम को जोड़ना है, तब बच्चे जो है वो अच्छा से सीख पाएगा। अधिगम एक रेखीय तरीके से होता है। अधिगम एक रेखीय नहीं, गैर रेखीय होता है। इसमें क्या होता है, एक रेखीय में होता है कि आप ज्ञान को निर्धारित कर रहे हैं, एक पैमाना दे रहे हैं, नहीं, ज्ञान को निर्माण करना है। तो 1 नंबर कथन जो है वो सही है, पर तर्क जो रीजन है वो गलत है। इसका ऑप्शन पर चले, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है ना। विद्यार्थियों को निम्न में से सफलता की किस धारणा को चुनौती देनी चाहिए? ओके, चुनौती देनी चाहिए मतलब किसको चुनौती देना है, कौन सा निगेटिविटी है उसको चुनौती देके अच्छाई में करना है ना। तो पॉजिटिव को काटना है, निगेटिव के साथ निगेटिव जाएगा। विद्यार्थी विद्यालयों में स्वयं को दूसरों से बेहतर प्रमाणित करके सफलता प्राप्त करते। यहाँ कंपटीशन नहीं करवाना है, फिर कंपटीशन में तो बच्चा सिर्फ नंबर पर ही ध्यान देंगे। यहाँ व्यवहार में ओवरऑल डेवलपमेंट की ज़रूरत है ना। तो ये 1 मिनट, ये क्या होगा देखते हैं, है ना। चुनौती देनी चाहिए, तो निगेटिव के साथ तो निगेटिव ही जा रहा है ना। आगे देखते हैं। सफलता प्रतिस्पर्धा संबंधी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही है ना। तो ये तो सही है, तो सही के साथ तो नहीं जाएगा क्योंकि निगेटिव खोज रहा है, निगेटिव जाएगा। सफलता को संकल्पित करते समय विद्यालयों को संज्ञानात्मक के साथ साथ भावनात्मक क्षेत्रों को भी ध्यान देना, बिल्कुल सही है। तो ये तो निगेटिव है, तो निगेटिव तो ये पॉजिटिव हो गया, जो कि इसमें जाएगा नहीं। भावनात्मक हो गया एक ऐसी आकलन प्रणाली जिसमें कोई पहला आता है उसे निर्मित करे। समय हम यह प्रणाली भी बना देती है कि कोई अंतिम स्थान आएगा, बिल्कुल सही है। क्योंकि जब हम फर्स्ट आते हैं तो सेकंड भी तो कोई आएगा, तो फिर इसके लिए क्या सोचना है कि नहीं। इसमें आप देखिए ओवरऑल डेवलपमेंट, अंक, ग्रेड ये सब मैटर नहीं करता है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 23 का 1 नंबर। किसी संप्रदाय को पढ़ते समय एक अध्यापिका को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ क्या है, नहीं, क्या नहीं करना चाहिए। सादृश्यता के विभिन्न क्षेत्रों व एक ही क्षेत्र का उपयोग, है ना, विभिन्न क्षेत्रों का व एक ही क्षेत्र का उपयोग। आगे देखते, विभिन्न परिघटनाओं में सहसंबंधों को रेखांकित करना, बिल्कुल सही है।
विद्यार्थियों को कार्य प्रकरण संबंधों की खोजने को कहना, बिल्कुल सही है। गैर उदाहरणों अपवादों के सम्मिलित का वर्जन करना चाहिए, है ना। वर्जन, देखिए आप कोई भी चीज़ समझाते हैं तो उदाहरण और गैर उदाहरण जो होता है दोनों लेके चलना, आप बाद भी लेके चलना उदाहरण, है ना। क्यों? क्योंकि देखिए आप कुछ भी उदाहरण देते हैं, जैसे कि पारा ही लीजिए, वो क्या होता है, जो कमरा होता है, कमरा के तापमान पर वो द्रव अवस्था में होता है, जबकि वो भी धातु है। और जो धातु होते हैं वो क्या होता है, ये तो अपवाद हुआ पारा। और जो धातु होता है वो कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो उदाहरण भी देना है, गैर उदाहरण भी, उदाहरण के साथ साथ गैर उदाहरण और उसका अपवाद है वो भी देना है ना। तो इसका आंसर नहीं का नहीं के साथ जाएगा, तो हो जाएगा 4 नंबर। ओके, आगे देखते हैं। निम्न में से अधिगम की कौन सी तकनीक पर एक अध्यापिका को बल देनी चाहिए? उद्दीपक प्रतिक्रिया द्वारा अधिगम? नहीं। संरचनावाद अन्वेषण की प्रक्रिया के द्वारा अधिगम? ये तो सही है ना। बल देना है ना, देखिए बल देना है तो क्या हो जाएगा, रटकर सीखने द्वारा अधिगम? नहीं। बल देना है मतलब पॉजिटिव को और बढ़ावा देना है, तो 2 नंबर होगा, संरचनावाद अन्वेषण की प्रक्रिया द्वारा अधिगम। आगे जो 4 नंबर ऑप्शन है उसको भी देखते हैं। दूसरों से ज़्यादा अंक प्राप्त करने के लिए अधिगम? बिल्कुल गलत। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? 25 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 2। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? देखिए 2 प्रकार का अभिप्रेरणा होता है, एक आंतरिक एक बाह्य। तो बोल रहा है कि बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है, मतलब खोज क्या रहा है, आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होगा, रुचि, जिज्ञासा, उत्सुकता, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका, रुचि। सजा से बचना, पुरस्कार, असफलता के डर, ये नहीं, रुचि होगा, है ना। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा संवेग विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक रहेगा? बाधक मतलब नेगेटिव खोज रहा है, तो क्या बाधक होगा? उत्सुकता पॉजिटिव, कृतज्ञता आभारी होना पॉजिटिव, जिज्ञासा पॉजिटिव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निगेटिव का निगेटिव, जो कि क्या होगा इसका आंसर, है ना। इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। और 1 2 3 जो है कि पॉजिटिव सेंस दे रहा है, तो ये नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा 27 का 4 नंबर। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में जल संप्रत्यय पर चर्चा के दौरान एक बच्चा कहता है कि जल रंगहीन नहीं है। अध्यापिका के पूछे जाने पर वह उसके घर के पास वाले नाले के गंदे जल का संदर्भ देता है। बच्चों की इस भ्रांति पर अध्यापिका की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? देखिए बच्चा कुछ भी संप्रत्यय वो लिया हुआ है ना, तो उसको क्या करना है, उसको नज़रअंदाज नहीं करना है। बच्चे जो भी उसके मन में उत्सुकता होती है जानने को, जो भी भ्रांति लेके आता है, उसको सम्मान करते हुए उसका आंसर देना है, उसको समझाना है बच्चे को। तो क्या करना चाहिए, इस उत्तर को सिरे से नकार देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इस बात पर बल देना चाहिए कि उसका तर्क निराधार है? बिल्कुल गलत। निराधार अगर बोल देते हैं तो बच्चा अगला बार क्वेश्चन नहीं करेगा, वो सोचेगा कि अरे मेरा सेंस ही नहीं है कुछ करने का, है ना, हम जो बोल रहे हैं शायद जो गलत हो। बच्चा जो भी लाता है भ्रांति, उसे सम्मान करना और उसे आगे बताना। इस उत्तर को स्वीकार कर लेना चाहिए और जल के रंगीन होने का तर्क बताना चाहिए। बिल्कुल सही। केवल एक ही सही है उत्तर, जो जल की रंगहीन है पर जोर देना चाहिए। केवल वर्ड ही गलत है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, 3 नंबर आंसर, है ना। 28 का क्या हो जाएगा, 3 नंबर आंसर। आगे चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए कि अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम निम्न में से किसकी महत्ता पर बल देता है? अधिगम के सामाजिक सांस्कृतिक सामाजिक संरचना, जहाँ भी सामाजिक संरचनात्मक आता है और वो भी क्या बोल रहा है,
उपागम जिस पे सामाजिक संरचना, सामाजिक सांस्कृतिक संरचना जो है वाइगोत्स्की का है। सामाजिक संरचना जहाँ भी देखें आप सांस्कृतिक संदर्भ लगाएं, वाइगोत्स्की लगाएं, है ना। समाज से बच्चा अंतःक्रिया करके सीखता है, इस पे बल दिए हैं। पुरस्कार, दंड, व्यवहारवाद, मानकीकृत आकलन, ये भी नहीं। प्रतिपादन अध्यापक व्याख्यात्मक अध्यापन होता है, ये भी नहीं होगा। 29 नंबर का 3 नंबर होगा। ओके, फिर है 30 नंबर क्वेश्चन कि अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होगा यदि। क्या करेंगे कि अधिगम जो है सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होगा और अर्थपूर्ण होगा। यह संदर्भित हो, बिल्कुल सही। कोई भी चीज़ दैनिक जीवन से अगर आप संदर्भित करके करते हैं ना, बताते हैं ना, तो वो ज़्यादा समझ में आता है। एग्जाम्पल अगर दैनिक जीवन का लेते हैं, उसको बताते हैं तो वो अच्छे से समझता है। अधिगमकर्ता प्रदर्शन अभिमुखी होना चाहिए, नहीं। सिर्फ प्रदर्शन के लिए आप कर रहे हैं, ये नहीं है ना, सही नहीं है। अधिगमकर्ता बाह्य कारकों से अभिप्रेरित हो, नहीं, आंतरिक कारक से अभिप्रेरित होना चाहिए। जानकारी असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाती है, नहीं, असंबंधित खंडों में, संबंधित खंडों में होना चाहिए, है ना, ये भी गलत। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। ये 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ जाएगी। अभी साइट पे आई नहीं है, ऑफिशियल साइट पे आ जाएगी तो उसे भी हम कराएंगे, ठीक है। आप लोग को कुछ भी मेंशन हो और कोई टॉपिक का तो ज़रूर मेंशन करें कमेंट में, हम ज़रूर उसका वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू अ लॉट।